हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता एंड मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्चुअली ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने कर लिया है जिसमें हमने कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर देखे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट के। अब इस वाले लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया था मीनिंग ऑफ बीओपी, देन स्ट्रक्चर कि बीओपी एक डबल एंट्री सिस्टम है, डेबिट साइड भी होता है, क्रेडिट साइड भी होता है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो भाई करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं बीओपी के। देन अगेन करंट अकाउंट में कुछ कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं जैसे कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कैपिटल अकाउंट में भी हमने पढ़े थे कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, मतलब एफडीआई, एफपीआई, ये सब चीजें हमने पढ़े थे कि आखिरकार कैपिटल अकाउंट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट तो दो कंपोनेंट्स हो गए बीओपी के, लेकिन इनके अंदर क्या चीजें होती हैं, मतलब हम क्या कैलकुलेट करते हैं या क्या कंसिडर करते हैं, ये भी चीज हमने देखी हुई थी। इनका बैलेंस कैसे होता है, मतलब इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम कैसे होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। नाउ वी हैव टू स्टार्ट ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी। अब देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ जो आई थिंक लास्ट क्लास में थोड़ा सा मिस हो गया था। आई थिंक जो टर्म होता है ना, एक है आपका बीओपी, एक है आपका बीओपी और एक होता है बीओटी। नाउ हियर आप जानते होंगे कि बीओपी स्टैंड्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बीओटी मींस बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइट? बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है बच्चा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो आपका गुड्स एंड सर्विसेज को भी डील करता है, मतलब कि विजिबल्स एंड इनविजिबल्स को भी डील करता है, एंड इट आल्सो डील्स विथ योर कैपिटल अकाउंट, मींस करंट अकाउंट आल्सो एंड कैपिटल अकाउंट आल्सो। बट बैलेंस ऑफ ट्रेड में ऐसा नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना, वो एक स्मॉलर कॉन्सेप्ट है देन बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हाई इज इट? बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम कैपिटल अकाउंट को इंक्लूड करते हैं। हमने पढ़ा है ना कि बीओपी के कंपोनेंट्स दो होते हैं, बी व्हाट वाज दैट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। लेकिन बीओटी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स और सर्विसेज है ना। विजिबल इनविजिबल्स क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज है। सो वो सिर्फ इनके ट्रेड को ही एनालाइज करता है, इन्हीं को कंसिडर करता है। करंट अकाउंट को सिर्फ कंसिडर करता है, कैपिटल अकाउंट को नहीं करता है ना, जिसमें कि हमने इन्वेस्टमेंट्स और बोरोविंग्स पढ़ी थी, राइट? तीसरी चीज एक और होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट होता है, वो क्या है? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ये सारी चीजें आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएंगी अगर आप देखोगे तो। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। अब इन दोनों में अंतर क्या है बच्चा? जो ऑटोनोमस होता है ना, ये जो पहला वाला है, ये वाली जो चीज है, ये मेनली प्रॉफिट पर्पस के लिए की जाती है। एंड आपके बीओपी में जो भी डिसइक्विलिब्रियम आते हैं ना बच्चा, डिसइक्विलिब्रियम यानी कि नेट क्रेडिट जिसको हम कहते हैं, या नेट डेबिट जिसको बोलते हैं, ये सब चीजें इसी वेरिएबल की वजह से अराइज होती हैं। ये जो है ना ऑटोनोमस आइटम्स, इनकी वजह से। ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोनोमस के लिए है, ये जो इतना पोर्शन है ये सिर्फ ऑटोनोमस के लिए, एकोमोडेटिंग के लिए नीचे वाला है, ठीक है? वो गलती से दो बार दोनों एक ही साथ टाइप हो गए हैं। वो हेडिंग था एंड गलती से हो गया वो, बट ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोनोमस के लिए है। ओके, सो ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं? आप जैसा कि देख सकते हो, इट रिफर्स टू द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस व्हिच आर मेड विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। ये प्रॉफिट मोटिव के लिए किए जाते हैं। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस या ऑटोनोमस आइटम्स जो भी होते हैं हमारे बीओपी में, वो किस लिए होते हैं? तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए होते हैं। और इनकी वजह से एसेट या लायबिलिटीज पे फर्क पड़ता है, और इसी वजह से आपके नेट क्रेडिट या नेट डेबिट पे भी इफेक्ट आता है, ठीक? ये जो एकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं, ऑन द कॉन्ट्रास्ट, ये जो एकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं, ये आपके बीओपी को बैलेंस करते हैं, आपके बीओपी को बैलेंस करने के लिए होते हैं, ठीक है जी? आपके बीओपी में जो भी डिसइक्विलिब्रियम हुए रहेंगे, उन डिसइक्विलिब्रियम्स को ट्रीट करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है बीओपी में, एकोमोडेटिंग आइटम्स का। अच्छा, दोनों में एक और अंतर है। अंतर क्या है? जरा एक मिनट रुको आप। 1 मिनट, इसको जरा मैं स्क्रीन को साफ कर लूं तो आपको बता पाऊंगी। ओके,
एक मिनट बस, हो गया, इतने से हो जाएगा हमारा काम। इनके एक और नाम होते हैं दोनों के। ये जो ऑटोनोमस आइटम है ना, इनको बोला जाता है इनको बोला जाता है अबव द लाइन, अबव द लाइन आइटम्स। ठीक है, अबव द लाइन आइटम्स इनको बोला जाता है, किसे? ऐसे, ऑटोनोमस आइटम्स को। और एकोमोडेटिंग आइटम को बोला जाता है बिलो द लाइन, बिलो द लाइन आइटम्स। अगर इन दोनों में डिफरेंस आए तो आप ये सब चीजें मेंशन कर सकते हो। पहली चीज आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि जो ऑटोनोमस आइटम होता है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बीओपी में वो अबव द लाइन स्टेटमेंट्स होते हैं, अबव द लाइन आइटम्स होते हैं, राइट। और जो एकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं उनका पर्पस क्या होता है कि देखो, दो ही आपके पास बेस है डिफरेंस के। तीसरा आप एग्जाम्पल से बता सकते हो। दो बेस क्या है आपके? एक तो आप उसकी मीनिंग बताओगे, है ना, पर्पस बताओगे, मीनिंग के पर्पस बताओगे कि दोनों का पर्पस क्या है। तो हम बता देंगे कि ऑटोनोमस आइटम का पर्पस ये है कि वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए किए जाते हैं, एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स का क्या है कि वो एक डिसइक्विलिब्रियम को ट्रीट करने के लिए होते हैं इस्तेमाल, राइट। फिर दूसरी चीज क्या है कि हम ऑटोनोमस को अबव द लाइन आइटम्स बोलते हैं, एंड एकोमोडेटिंग को आप बिलो द लाइन आइटम्स बोलते हो। क्यों? रीजन क्या है बिलो द लाइन आइटम्स बोलने का? जब पूरी की पूरी ना, जब कंप्लीट आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैलकुलेशन हो जाता है ना, तब एट लास्ट इनका कंसिडरेशन होता है, एट लास्ट इनको देखा जाता है, पहले नहीं देखा जाता है, राइट। इसी वजह से इनका ये दो नाम है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एरर्स एंड ओमिशंस। अब ये क्या है? हम जानते हैं कि हम हर एक इंडिविजुअल आइटम्स को, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी की अगर बात हो रही है तो बहुत सारी चीजें होती है और बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल आइटम्स का इंक्लूजन हम नहीं कर सकते। शायद ऐसा हो सकता है कि कोई चीज या तो छूट गई हो, ऑमिट हो गई हो, या तो गलती से एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो गई हो, एरर हो गया हो। तो उनके लिए एक वेरिएबल का इस्तेमाल होता है, दैट इज एरर्स एंड ओमिशंस, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेंशन किए जाते हैं। ऐसा है कि जैसा जैसा इसका नाम है वो समझ में आ रहा होगा, एरर्स एंड ओमिशंस, मतलब कुछ गलती हो गई या कुछ छूट गया हमसे कैलकुलेट करने के लिए, सो विल यूज दिस थिंग, एरर्स एंड ओमिशंस। ठीक है। Then the second point says the net credit or net debit balance in actual balance of payment is often arises due to errors and omissions in statement compilation, which may be related to practical approximation to principles. ये भी बोल रहा है कि जो net credit या net debit आता है ना actual balance of payment में, वो इन्हीं की वजह से अराइज होता है, arises due to errors and omissions। काफी गंदा सा हो रहा है कि पता नहीं क्यों टेढ़ी टेढ़ी लाइनें आ रही हैं, कोई बात नहीं, आप ऐसे पढ़ लोगे। सेकंड वाले पॉइंट की बात हो रही थी, ठीक है। द नेट क्रेडिट और नेट डेबिट बैलेंस इन एक्चुअल बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑफन अराइजेस ड्यू टू एरर्स एंड ओमिशंस, ठीक। एंड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, मतलब ये हमेशा किया जाता है, एरर्स एंड ओमिशन को हमेशा इंक्लूड किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, हमेशा शो किया जाता है, हमेशा दिखाया जाता है, ठीक है। टू डिस्प्ले एन आइटम सेपरेटली फॉर नेट एरर्स एंड ओमिशंस, आल्सो नोन एज, अब इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी और बैलेंसिंग आइटम। ओके, इनका दो नाम क्या है? स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी भी इनको बोला जाता है, बैलेंसिंग आइटम भी बोला जाता है, किससे? एरर्स एंड ओमिशंस को, राइट। और किस लिए इस्तेमाल होते हैं ये? टू ऑफसेट द ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्डेड कंपोनेंट। मान लो कि अगर किसी चीज को कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर दिया गया है, या किसी चीज को थोड़ा सा डेफिसिट में कैलकुलेट किया गया है, तो इसके लिए इन टर्म्स का यूज होता है एरर्स एंड ओमिशंस का। ओके, नाउ दिस वन, इसका पर्पस इसीलिए है टू ऑफसेट द ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, किन फॉर्मूलाज का हमें इस्तेमाल करना होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में? सबसे पहले तो देख लो, यही है जो मैंने अभी बताया था आपको, है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तभी तो बैलेंस देखेंगे हम, है ना। ट्रेड है, इस वजह से सिर्फ गुड्स की बात की जा रही है बच्चा, सिर्फ गुड्स की बात की जा रही है ना। कैपिटल अकाउंट वाली चीज की बात नहीं हो रही है, सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, राइट। इन्वेस्टमेंट्स या बोरोविंग्स या ट्रांसफर्स, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस, इन सब किसी भी चीज की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इस वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है, राइट। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। नाउ सेकंड वन इज करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस को कैसे देखेंगे हम? ट्रेड बैलेंस, मतलब कि ये वाला बैलेंस ऑफ ट्रेड वाला जो तुमने पढ़ा था, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वही यहाँ पे ले आके पुट कर दोगे ट्रेड बैलेंस की जगह पे। देन इनविजिबल बैलेंस, मतलब सर्विसेज का,
क्योंकि जो करंट अकाउंट होता है वो गुड्स भी इंक्लूड करता है एंड सर्विसेज भी इंक्लूड करता है। जिन्होंने पहली लेक्चर देखी होगी उनको मालूम होगा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं करंट अकाउंट बैलेंस के, राइट? सो करंट अकाउंट बैलेंस कैसे कैसे देखा जाता है? ट्रेड का बैलेंस देखा जाएगा और इनविजिबल आइटम्स यानी कि विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स का, टेंजिबल आइटम्स, इनटेंजिबल आइटम्स, गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ भी बोल सकते हो, ऑल आर सेम। ठीक है। सो ट्रेड का बैलेंस देखा जाएगा और इनविजिबल का बैलेंस देखा जाएगा, इनविजिबल आइटम्स का बैलेंस देखा जाएगा किसमें? करंट अकाउंट बैलेंस में। देन व्हाट आर इनविजिबल बैलेंस? अब भाई इनविजिबल को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे तो देख लो, बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर्स। देखो क्या है, नॉन फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर सर्विसेज क्या है बेटा ना, फैक्टर मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हम सबने पढ़ा इकोनॉमिक्स में, 9th क्लास में सबने पढ़ लिया था ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो भी फैक्टर्स की इनकम जनरेट होते हैं ना, अलग-अलग फैक्टर्स के अलग-अलग इनकम होते हैं, तो उनकी बात की जा रही है ना, कि इनके सर्विस पे क्या-क्या इनकर होगा, इनकी सर्विस पे कितनी इनकम इनकर हो रही होगी, है ना? कितनी इनकम बाहर जा रही है, कितनी इनकम कंट्री के अंदर आ रही है। तो उसका नेट देखते हैं ना, माइनस सब्ट्रैक्ट करके नेट रिजल्ट उसका देखते हैं, उसी को तो बैलेंस कह रहे हो ना। तो ये बैलेंस वर्ड उसी के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए। जैसे यहाँ पे पहले वाले स्टेटमेंट में तुमने देखा था ना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यही तो बैलेंस है, यही तो बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी है, बैलेंस अगर कहीं पे भी बोल रहा है, या चाहे यहाँ बोल रहा है या यहाँ बोल रहा है, कहीं पे भी बोल रहा है बैलेंस, का मतलब है सब्ट्रैक्शन ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सब्ट्रैक्शन, नेट रिजल्ट्स। ठीक। So balance of non-factor services plus balance of factor services plus balance on current transfers. करंट ट्रांसफर्स मतलब करंट अकाउंट वाली चीजें भी इसमें आएंगी और इनविजिबल चीजें भी आएंगी, मतलब सर्विसेज भी आएंगी। तो सर्विसेज में कितना इनकम हमारे कंट्री में इनकमिंग हुआ है, कितने सर्विसेज पे इनकम आउटगोइंग हुआ है, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस इनविजिबल बैलेंस, राइट? एट लास्ट कैपिटल अकाउंट बैलेंस, नहीं एट लास्ट नहीं, एक और है कैपिटल अकाउंट बैलेंस में। भाई कैपिटल रिसीट में से कैपिटल पेमेंट्स को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि सरप्लस है या डेफिसिट है, मालूम पड़ जाएगा, है ना? तो बहुत इजी था ना। ये है लास्ट हमारा। ओवरऑल बैलेंस कैसे देखा जाएगा बच्चा? तो ओवरऑल बैलेंस हमारा देखा जाएगा, करंट अकाउंट के बैलेंस को देखा जाएगा, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को देखा जाएगा, एंड एरर्स एंड ओमिशंस को भी देखा जाएगा। वी हैव रेड 2 मिनट्स बिफोर कि एरर्स एंड ओमिशन जो है वो हर जगह इंक्लूड होता ही होता है, वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ना। एरर्स एंड ओमिशंस को अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम ये बोलते हैं इनडायरेक्टली कि भैया हमारे हिसाब किताब में कोई गलती नहीं है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, कुछ कुछ अप्रोक्सीमेशन में तो गलतियां हो ही जाती हैं, कैलकुलेशन एरर्स तो हो जाते हैं। सो दैट इज वाई एरर्स एंड ओमिशन इंक्लूड किए जाते हैं। ओके। ओवरऑल बैलेंस किस कैसे कैसे होगा? करंट अकाउंट का बैलेंस देखेंगे, ऐड करेंगे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, बैलेंस याद रखना सब्ट्रैक्शन के लिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हर चीज का। करंट अकाउंट बैलेंस यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बोल रहे हैं यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ना, एफडीआई, एफपीआई, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स आपके कंट्री के अंदर आए हैं, दूसरों ने आके किए हैं, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट बैलेंस। देन एट लास्ट एरर्स एंड ओमिशंस। ओके। नाउ व्हाट इज बीओपी सरप्लस? जाहिर सी बात है कि अगर हमारे रिसीट्स ज्यादा होंगे, है ना, दो चीजें होती हैं, एक होता है रिसीट, रिसीट किसके लिए होता है? जो इनकम इनकमिंग हुई है उसके लिए रिसीट होता है, एंड पेमेंट जो इनकम आउटगोइंग हुई है, कंट्री से बाहर गई है ना, जो बाहर गई है वो पेमेंट, सॉरी बाहर तो ऐसे बनाना था ना, समझ जाओगे तुम लोग, बहुत समझदार हो। आउटगोइंग, चलो आउट, और रिसीट मतलब इन ना, जितनी इनकम हमारे कंट्री के अंदर आई है दैट विल बी रिसीट, एंड जितनी इनकम हमारी कंट्री के बाहर गई है दैट विल बी पेमेंट। ओके। तो अगर आप करंट अकाउंट में भी ऐसे कर लो ना, करंट अकाउंट सरप्लस कैसे निकलेगा? देखो बीओपी का सरप्लस यानी कि बीओपी के हर एक कंपोनेंट का सरप्लस, है ना। बीओपी का सरप्लस यानी कि बीओपी के हर एक कंपोनेंट का सरप्लस, सबको ऐड कर देंगे तो बीओपी का सरप्लस निकल आएगा। अब उन कंपोनेंट्स का सरप्लस तुम कैसे निकालोगे? एक्सपोर्ट माइनस, सॉरी, रिसीट माइनस पेमेंट करके ऐसे निकालोगे ना। तो करंट अकाउंट में भी तुम रिसीट माइनस पेमेंट कर लो, करंट अकाउंट में भी रिसीट माइनस पेमेंट कर लो, कैपिटल अकाउंट में भी रिसीट माइनस पेमेंट कर लो। ठीक। अगर तुम्हारे रिसीट्स ज्यादा आते हैं इन कंपैरिजन टू पेमेंट्स तो तुम्हारी सरप्लस होगी, और दोनों में कितनी कितनी सरप्लस है, दोनों को जोड़ दोगे तो पूरा बीओपी का सरप्लस आ जाएगा तुम्हारे पास। एंड बीओपी डेफिसिट वही, अगर पेमेंट वाली चीज ज्यादा हो गई, रिसीट से अधिक अगर पेमेंट हो गए, मतलब इफ पेमेंट इज ग्रेटर देन रिसीट,
तो आपका डेफिसिट होता है। अगर रिसीट इज ग्रेटर देन पेमेंट तो आपका क्या होता है? सरप्लस होता है बच्चा। ठीक है, सरप्लस होता है। ठीक है, छूट गया। करंट अकाउंट का डेफिसिट सेम वही चीज है। डेफिसिट कैसे निकालेंगे? रिसीट माइनस पेमेंट करके। अगर नेगेटिव में आंसर आता है, क्योंकि पेमेंट माइनस पेमेंट है ना, रिसीट माइनस पेमेंट है। अगर नेगेटिव में आंसर आ जाता है तो वी विल नो कि डेफिसिट है भैया, सरप्लस नहीं है। हमने पेमेंट अधिक दे दी है, हमारे पास पैसे कम आए हैं, रिसीट्स कम हुए हैं, हमारी कंट्री में पैसे कम आए हैं, हमने ज्यादा दे दिए हैं, है ना? तो डेफिसिट हो गया, घाटे में है, डेफिसिट हो गया। तो करंट अकाउंट का डेफिसिट भी ऐड कर लेंगे और कैपिटल अकाउंट का भी डेफिसिट ऐड कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं इन दोनों अकाउंट का ऐड? क्यों कर रहे हैं? सरप्लस में भी दोनों अकाउंट का ऐड कर रहे थे, यहाँ पे भी दोनों अकाउंट का ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीओपी के कंपोनेंट्स हैं ये दोनों जो है ना, ये बीओपी के कंपोनेंट्स हैं। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कंपोनेंट्स हैं ये। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं? तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हमेशा यूनी डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, इस वजह से। सो दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में इतना ही था, सब कुछ इतना ही था। अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हो तो लेट मी शो यू क्या क्या हमने पढ़ा हुआ है। देखो, मेनली यहीं से स्टार्ट होता है ना। मीनिंग ऑफ बीओपी हमने देखा था कि मतलब क्या होता है इसका। देन स्ट्रक्चर देखा था, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। देन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में हमने अकाउंट्स देखे थे, सॉरी हाँ, ये देखा था हमने कि क्या क्या चीजें आती हैं। सो विजिबल आइटम्स आते हैं, इनविजिबल आते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आते हैं। देन बैलेंस, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो होते हैं हमारे पास अकाउंट्स। सो वो देखा था हमने, उन अकाउंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं वो देखा था हमने। देन बैलेंस कैसे होता है ना? बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट किसको कहते हैं या फिर किसकी वजह से आता है? अगर बैलेंस बिगड़ता है, अगर इक्विलिब्रियम नहीं होता, डिसइक्विलिब्रियम होता है बीओपी में, तो किन वजहों से होता है? कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स इसके होते हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं। सेम वैसे सरप्लस के लिए भी कुछ होते हैं फैक्टर्स, है ना? सेम फैक्टर्स हैं, बस उनका रिवर्स कर देंगे सिचुएशंस को। अगर फैक्टर अच्छे हैं तो भाई तुम्हारा सरप्लस होगा, फैक्टर्स का खराब इम्पैक्ट पड़ रहा है तो तुम्हारा डेफिसिट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो एक ही फैक्टर्स है, बस इम्पैक्ट्स उनके अलग हो जाएंगे और कुछ है नहीं ज्यादा। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके करना है हर चीज। ठीक। देन अभी हमने आज जो पढ़ा है वो ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स पढ़ा, एरर्स एंड ओमिशंस पढ़ा, देन फॉर्मूलाज पढ़े हैं। और नेक्स्ट क्लास में जैसी जरूरत होगी वैसा हम क्वेश्चन करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल भी करने हैं हमारे पास। अरे ठीक है, थ्योरेटिकल भी करने हैं हमें। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडिंग। ओके, बाय।